Hello, 8th graders. How are you doing? I hope you have been studying this chapter number 3rd, Health, the Ultimate Treasure. So, in the last few videos, हमने डिस्कस किया है हेल्थ के बारे में, हेल्थ क्या होती है उसके बारे में हमने सब डिस्कस किया था. हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ डिसीज़ कौन कौन से होते हैं, हाउ वी कैन मेंटेन अ हेल्दी लाइफ एंड वी हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि हम अपने आसपास एनवायरनमेंट को भी साफ़ रखें. कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में हमने पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि कैसे जो पैथोजेंस होते हैं, व्हाट आर द एजेंट्स बाय विच द डिसीज़ कैन स्प्रेड, ट्रांसमिशन मेथड्स बेसिकली, राइट. सो इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को और चैप्टर को आज फिनिश करने की कोशिश करेंगे. सो वी हैव सीन कि वैक्सीनेशन इज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इट्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट so that we can prevent ourselves from diseases. As we were discussing, prevention is better than cure. We should not wait कि जब बीमारी होगी तब देखेंगे, पहले से ही we should be ready, we should take precautions so that हमें प्रॉब्लम हो ही ना. ठीक है. So we have been discussing कि कैसे इम्यूनिटी हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज लास्ट हमने देखा था, इसमें हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस किया था. एंड वी ऑल्सो सॉ the discovery of penicillin, which was the first antibiotic discovered by whom? Yes, that's correct, Alexander Fleming in 1928. Let's continue the chapter, आगे बढ़ते हैं. So antibiotic resistance क्या होता है? So होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ डिसीजेस, तो बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव बीन यूजिंग एंटीबायोटिक्स. अब होता क्या है कि कोई पर्सन है जिसको फ्रीक्वेंटली बार बार कोई डिसीज़ हो जाती है. सो द इनडिस्क्रिमिनेट use of antibiotics has led to a decline in their effectiveness. So आजकल क्या होता है, कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया, सो इन दैट केस डॉक्टर्स और मे बी लोग ये सोचते हैं कि हाँ यही वाली मेडिसिन है विदाउट इवन कंसल्टिंग द डॉक्टर, एंड ज़्यादातर लोग जो है एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं. अब बिकॉज बार बार वी आर ईटिंग, वी आर हैविंग दैट एंटीबायोटिक मेडिसिन, बार बार खा रहे हैं, सो बॉडी इज़ काइंड ऑफ यूज टू ऑफ इट. बॉडी को लग रहा है ये तो कोई नॉर्मल चीज़ ही है, इसीलिए जो एंटीबायोटिक्स है उसकी इफेक्टिवनेस अब थोड़ी कम होती जा रही है. ओके. सो बैक्टीरियाज दैट वर वंस किल्ड बाय दीज एंटीबायोटिक्स आर नाउ फाउंड टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई, बिकॉज जैसा हमने डिस्कस किया, हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी बॉडी के लिए, एक चीज़ होती है इम्यूनिटी, राइट. सो जैसा वी हैव डिस्कस्ड कि कोई डिसीज़ अगर होती है, जैसे पोलियो की ड्रॉप्स होती है, सो पोलियो ड्रॉप्स जब देते हैं, सो उसका मेन रीज़न ये होता है कि द बॉडी विल एवेंचुअली गेट यूज टू ऑफ इट, कि अच्छा ऐसा कोई बैक्टीरिया, ऐसा कोई वायरसेस होते हैं, ओके दिस इज़ हाउ आई एम सपोज टू फाइट ऑल दीज बैक्टीरियाज एंड वायरसेस. अब अगर बाई चांस आगे कभी वो बैक्टीरियाज या वायरसेस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, सो द इम्यून सिस्टम इज़ अवेयर कि हाउ वी हैव टू टैकल ऑल ऑफ दीज बैक्टीरियाज, ऑल ऑफ दीज माइक्रोब्स, राइट. बट हम फ्रीक्वेंटली अगर एंटीबायोटिक्स खाएंगे, सो the bacterias are also in a way building their immunity, isn't it? So they are now immune to all of these medicines, all of these antibiotics, क्योंकि उनके लिए भी तो हम यूज टू कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स को, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है. एंड now these antibiotics will not be able to kill the bacteria and they'll be able to survive, they'll be able to multiply. So making common infections harder to treat. तो इससे क्या होगा कि जो नॉर्मल इन्फेक्शंस थे, जो प्रॉब्लम्स इजीली एंटीबायोटिक से सॉल्व हो जाती थी, अब वो सॉल्व नहीं हो रही, बिकॉज द बैक्टीरियाज आर नाउ strong enough that they are not much troubled by these antibiotics as well. Okay. So प्रिवेंटिंग रेजिस्टेंस, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो द एंटीबायोटिक शुड बी यूज्ड वेरी वाइजली ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर. एज आई वाज मेंशनिंग, डॉक्टर जब बोलें स्पेसिफिकली तभी हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी चाहिए. एंटीबायोटिक्स ऐसे नहीं कि बुखार हो गया, सर दर्द हो रहा है, सीधा एंटीबायोटिक्स खा लिया. एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन अ लिटिल लेटर, जब डॉक्टर कहें कि हाँ बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई है. सो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है. डॉक्टर पता लगाएंगे, हम अपने आप डॉक्टर बन जाएं और ये सोचें कि सीधा एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं.
तो जैसा आपने देखा हमारी बॉडी इतनी वीक हो जाएगी कि जो बैक्टीरियाज हैं वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे टू ऑल ऑफ दोज एंटीबायोटिक्स. सो इसीलिए इट शुड बी टेकन इन करेक्ट डोज फॉर द राइट ड्यूरेशन. ऐसा भी नहीं डेली खाए जा रहे हैं, तबीयत ठीक होगी फिर भी खाए जा रहे हैं, 1-2 महीने तक खाते रहे डेली बेसिस पर. सो बॉडी के जो बैक्टीरियाज हैं वो इम्यून हो जाएंगे. तो इसीलिए वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस. देन आपको पता ही है हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन कौन से थे. आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी जो होती है एक और मेडिसिन के लिए. सो ये सब हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं मेडिसिन के. ये सब जो हम मेडिसिन आज लेते हैं, सो ये सब मेडिसिन कैसी हैं, ये सब तो बाद में आए हैं, है ना. बट पहले हम आयुर्वेदा में विश्वास रखते थे. आपने देखा था आयुर्वेदा इंडिया का है ना. तो सिद्धा, यूनानी, ऑल ऑफ दीज वर द मेडिसिन सिस्टम वेयर वी वर अप्रोचिंग नेचुरल सब्सटेंसेस. हम नेचुरल सब्सटेंसेस को यूज़ करते थे एंड हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस करते थे कि कैसे we can tackle all of these problems by healthy lifestyle and using natural substances. जितने भी हम मेडिसिन लेते हैं मोस्टली केमिकल्स होते हैं. यू आर अवेयर ऑफ इट, राइट. सो अभी हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्पेशली जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ हैं, दे आर मोर और लेस बिकॉज ऑफ आर लाउजी lifestyle. So how we can convert or how we can change the lifestyle so that अब हम healthy हो जाएं. Okay. However, they may not be effective for all illness. तो जैसा हमने डिस्कस किया कि आयुर्वेदा वगैरह जो हैं, so they might not be effective for each and every disease. Mostly those diseases which are caused due to lifestyle or related to lifestyle only, in those kind of diseases आयुर्वेदा या जितने भी हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में. बट कोई डिसीज़ ऐसी है जो पैथोजेंस की वजह से हुई है, वायरस, बैक्टीरियाज, सो इन दैट केस इट बिकम्स लिटिल डिफ़िकल्ट टू ट्रीट देम. बट इम्यूनिटी बिल्ड करना है, लाइफस्टाइल अच्छी करनी है, तो उसमें इफेक्टिवनेस ज़्यादा रहती है. सो आपने देखा कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड करती है कम्युनिटी में, पूरे कम्युनिटी में कैसे स्प्रेड करती है. सो लेट्स अज्यूम यू हैव एंटीबायोटिक्स, यू हैव ऑल दीज टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है. तो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन्स में कैसे होगा. सो फॉर एग्जांपल किसी को सीरियस इलनेस है तो दे विल बी गोइंग टू द हॉस्पिटल, दे विल गेट केयर देयर, राइट. सो द स्प्रेड डायरेक्टली टू अदर पेशेंट्स और इनडायरेक्टली थ्रू हेल्थ वर्कर्स. किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपने देखा था आइसोलेशन में रखते थे, बट अगर आइसोलेशन में नहीं रखा है, सो इन दैट केस इट मे स्प्रेड इन द एरियाज अराउंड द पेशेंट इन द हॉस्पिटल इटसेल्फ. देन हॉस्पिटल में जो लोग मिलने आए हैं उनको भी हो सकता है, एंड द पेशेंट विच गेट्स ट्रीटेड, और मे बी OPD में आए थे, सिंगल डे जो आए, सुबह आए और दिखाकर चले गए, सो हो सकता है उनको भी वो डिसीज़ हो गई हो. फिर वो पेशेंट घर जाएंगे तो वो कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाएगी, क्योंकि कम्युनिटी जैसे ही वो घर जाएंगे, सो दे विल कफ, दे विल स्नीज, और दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद देयर फैमिली मेम्बर्स, और मे बी समवन हु इज़ कमिंग एंड विजिटिंग देम, कोई मिलने आता है, तो इन दैट केस ऐसे फैल जाता है. ओके. सेम चीज़ एनिमल्स में भी है. एनिमल्स वगैरह में भी कभी भी आपने देखा है चिकन पॉक्स होता है, काउ पॉक्स होता है. सो इन दैट केस जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोजर होगा, उससे एग्स हैं, मिल्क है, बटर, ये सब बनता है, राइट. सो डायरेक्टली ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे तो उनको वो डिसीज़ हो जाती है. देन स्प्रेड थ्रू सॉइल इन अ क्रॉप फील्ड, मैन्योर, एनिमल फीसीज. तो एनिमल जो है द वेस्ट प्रोडक्ट इज जनरली यूज्ड और इट मिक्सेस विद द सॉइल एंड मैन्योर में यूज़ होता है, तो उसकी वजह से all those nutrients and everything which is mixed in the soil is absorbed by the plants, right. जो हमारी क्रॉप होती है, सो वो absorb करेंगे जितने भी nutrients है, जो भी चीज़ होती है सॉइल में. अच्छी चीज़ होगी तो अच्छी चीज़ absorb होती है, गंदा होगा तो गंदा ही absorb हो जाता है. and then we are eating all of these crop and again it goes into our body and इस तरीके से spread हो जाता है. ठीक है. नाउ हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, जैसा भी हम डिस्कस कर रहे थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ डिस्कस किया था. सो जैसा हमने कहा कि a few microbes develop resistance to antibiotics. तो एंटीबायोटिक्स से
किसी किसी माइक्रोब को रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है. नाउ when antibiotics kill bacteria causing illness they also kill good bacteria. So अब क्या हुआ, जैसा हमने डिस्कस किया था कि we have build an immunity system. I mean बॉडी अपने आप एक इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड करती है, बट बिकॉज एंटीबायोटिक्स को तो पता ही नहीं है कि कौन से अच्छे वाले बैक्टीरियाज हैं, विच आर द गुड वंस, विच आर द बैड वंस. दैट इज़ वाई जैसे ही हम एंटीबायोटिक्स खाएंगे सो दे मे किल द good bacterias as well, which were actually protecting the body from infection, the immunity system basically. Okay, so the antibiotic resistant bacteria now will grow and they will take over, so they'll kill all those bacteria which were actually good for the body and then they will take over. So जो रेड वाला है आप देख रहे हैं पहले एक ही था and then वो पूरा फैल गया and then आप देख रहे हैं बिल्कुल रेड हो गया. Okay, so some bacteria transfer antibiotic resistance to other bacteria and then there will be a lot of problems there. Okay, so जैसा आप देख रहे हैं, I need antibiotic for my mother, she has a sore throat and fever. सीधा चले गए एंटीबायोटिक्स खरीदने के लिए, ना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ना कुछ. तो इन्होंने बोला कि यू मस्ट गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन तो लाओ. सिर्फ सोर थ्रोट के लिए, सिर्फ फीवर के लिए डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स लेना ठीक नहीं रहता है. ओके, देन दिस पर्सन आस्क्स आर यू गिवन एंटीबायोटिक टू योर केटल्स. केटल्स के लिए भी ज़रूरी होता है, उनकी भी तबीयत ख़राब होती है. सो इन्होंने बोला नो आई एम नॉट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. देन नो do not give antibiotic injection to your cattle, it will develop antibiotic resistance otherwise. तो बहुत ज़्यादा अगर हम frequently बार बार, जैसी देखा हमारे केटल्स की तबीयत ख़राब है, फटाफट एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन दे दिया, सो वही हो जाएगा. एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेंगे बिकॉज दे विल क्रिएट अ रेजिस्टेंस टू इट. ओके, so therapies for non-communicable diseases focus on managing symptoms and improving the quality of life. As we were discussing, non-communicable diseases mostly symptoms देखकर आप पता लगा सकते हैं and then how you can improve your condition by changing the lifestyle. Okay, medication is also important obviously, but lifestyle changes बहुत ज़्यादा important है. सिर्फ मेडिसिन से ही एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन मिलता है, बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमेशा लाइफस्टाइल चेंजेस से, रिहेबिलिटेशन से ही मिलता है. सो जितना जल्दी हमें पता चल जाएगा, जितना जल्दी क्या होता है कोई डिसीज़ हो गया, सो वी बिकम अ लिटिल केयरलेस कि अरे नहीं ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा ही तो है. सो अर्ली डायग्नोसिस एंड कंटिन्यूस केयर आर द की टू कंट्रोल डिसीज़ प्रोग्रेशन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस. जैसे ही लगता है कि नहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, सो कंसल्टेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर छोटा मोटा होगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, और अगर कुछ बड़ी चीज़ होने वाली होगी तो उसके लिए हमें पता चल जाएगा पहले से. सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. अब हम थोड़ा सा एक्टिविटीज़ वगैरह देख लेते हैं. सो एक्टिविटी 3.2 इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन सी गुड हैबिट्स हैं दैट योर पेरेंट्स, योर टीचर्स और एल्डर्स आर ऑफ्टन एनकरेजिंग यू टू फॉलो. क्या क्या होता है? वी शुड कीप आवर सेल्स क्लीन, वी शुड मेंटेन अ पर्सनल हाइजीन, we should eat healthy and balanced diet, we should exercise regularly and we should make time to relax or meditate every day. ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे elders, teachers, parents सब लोग कहते हैं कि भी करना चाहिए. So all of these are the habits which will improve our lifestyle, and as we were discussing, जितना हमारी lifestyle अच्छी होगी उतना ही we will be lesser prone to diseases. Now think about the habits that are not good for your health. तो अभी तो हमने लिस्ट बना ली which are good things for us, good habits or good habits which are necessary for the lifestyle. Now क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं which are not good, which are not good for health. So spending too much time, as we were discussing, screen time बहुत ज़्यादा हो जाता है. मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए. थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए चलता है, बट इतना नहीं दैट घंटों 1-2 घंटे हो गए पता ही नहीं चल रहा है, 5-5 घंटे बैठ गए, छुट्टी है तो सुबह से रात तक बैठे हुए हैं. ठीक है. देन ईटिंग अ लॉट ऑफ फास्ट फूड एंड जंक एवरी डे. डेली ही पिज़्ज़ा खा रहे हैं, डेली ही बर्गर खा रहे हैं, डेली वेफर्स खा रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड प्रैक्टिस. देन स्लीपिंग वेरी लेट, बहुत लेट सो रहे हैं, रात हो गई
12-1 बजे तक चैटिंग कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं। सो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे एंड देन मॉर्निंग में तो स्कूल जाना ही है, सो यू विल नॉट गेट इनफ स्लीप, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। देन स्किपिंग मील्स, खाना ही नहीं खाया। हमने कई बच्चे ऐसे देखे हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, दिल बी लाइक कि अरे हम बिना ब्रेकफास्ट के चले जाते हैं। सो यू शुड नॉट डू दिस। ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ important meal of your day. It should be heavy and it should not be skipped. Okay, heavy होना चाहिए, अच्छे से खाना चाहिए। सो एक्टिविटी 3.3 भी हम देख लेते हैं। सो यू हैव टू सिनेरियोज, एक है ए और एक है बी। वी हैव टेकन दिस फोटो फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ, सो you'll be able to relate it much. सो आप देख रहे हैं ए में यू हैव अ वेरी क्लीन एनवायरनमेंट, वेल मेंटेन्ड है एंड लुक्स ब्यूटीफुल इज़ वेल। आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लीनलीनेस है, साफ़ सफाई है, बच्चे आराम से खेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिगर बी में अगर आप देखोगे इट लुक्स सो पल्यूटेड। पीछे आप देखिए फैक्ट्रीज़ हैं, धुआं आ रहा है, स्मोक आ रहा है, सो इट इज़ डर्टी एंड अनहाइजीनिक। आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है, फ्लाइज आर एवरीवेयर, पूरा कूड़ा फैला हुआ है यहाँ पर। सो इट इज़ फुल ऑफ फ्लाइज एंड मस्कीटोज़। तो अगर कोई पर्सन फर्स्ट वाले सिनेरियो में है, फिगर ए में कोई खेल रहा है बच्चा, तो इन दैट केस उनको अच्छा लगेगा, हेल्थ भी उनकी अच्छी होगी। एज वी वर डिस्कसिंग, यू शुड गो आउटसाइड एंड प्ले। सो ऐसी जगह पर आप खेलेंगे तो तबीयत और अच्छी होगी। बट अगर बी वाले कंडीशन में किसी को खेलना पड़ गया तो तबीयत अच्छी तो पता नहीं ख़राब हो सकती है, बिकॉज AQI यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्लीन एयर नहीं है, you will be breathing all of this smoke, then bacterias will be there a lot, then flies हैं, mosquitoes will be biting, so अच्छाई से ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए हमने जैसे डिस्कस किया था, बैलेंस डाइट तो इम्पॉर्टेंट है एंड हम खुद को तो साफ रख सकते हैं, बट वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट वी आर कीपिंग आर सेल्स एज वेल एज आर एनवायरनमेंट एंड द सराउंडिंग्स क्लीन। आसपास भी साफ़ रखें, जैसा हमने कहा हम खुद बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन पर्सनल हाइजीन हमने रखा हुआ है, घर भी हमारा साफ़ है, बट जैसे ही हम बाहर गए, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, स्कूल जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, तो जैसे ही हम बाहर जाएंगे, सो इफ़ यू आर फेसिंग ऑल ऑफ दिस तो प्रॉब्लम तो होनी है। एंड यू कैन नॉट ब्लेम दिस कि अरे मैं तो बिल्कुल क्लीन रहता हूँ, हाइजीन मेंटेन करता हूँ या करती हूँ। सो ये सब तो प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। ओके, देन एक्टिविटी 3.4 भी इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस यू मे गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस, जहाँ पर आपको डिसीज़ एजेंट जो हमने डिस्कस किया था, वायरस, बैक्टीरिया एंड ऑल दोज, देन साइट ऑफ इन्फेक्शन कहाँ पर होता है, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। सो ये आप एक बारी पक्का गो थ्रू करें, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लाइक कॉमन कोल्ड है, क्यों होता है कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा, दिस इज़ ड्यू टू वायरस। किसकी वजह से, व्हाट इज़ द एजेंट, वायरस। कहाँ पर इन्फेक्शन होता है, मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, नोज़, माउथ और विंड पाइप वगैरह, लंग्स वगैरह में, यहाँ पर ही। ठीक है, तो व्हाट आर द सिम्टम्स, कैसे पता चलेगा कि हमें कॉमन कोल्ड या फिर इन्फ्लुएंजा हो गया है। सो नेज़ल कंजेशन होगा, नाक ऐसा लगेगा बंद हो रही है, डिस्चार्ज भी होगा, फ्लोई नोज़ हो जाएगी, रनी नोज़ हो जाएगी, सोर थ्रोट हो जाएगा, गला जो है बैठा हुआ लगेगा, फीवर, कफ, बॉडी एक, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। सो ये सब सिम्टम्स हैं दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये डिसीज़ हो सकती है। एंड कैसे, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, वी शुड वॉश आर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, वी शुड नॉट शेयर पर्सनल आइटम्स। अगर किसी को प्रॉब्लम है, दिक्कत होती है, कॉमन कोल्ड वगैरह कुछ है, तो उसका कभी भी टिफ़िन शेयर नहीं करना चाहिए, हैंकी शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड वी शुड कीप आर माउथ एंड नोज़ कवर्ड। देन चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। फिर से वही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम एंड स्पेशली स्किन में। आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे से ब्लिस्टर्स टाइप आ जाते हैं। ठीक है, सो रैशेज़ हो जाते हैं। सो माइल्ड फीवर होगा, इची स्किन होगी, बार बार लगेगा कि खुजली हो रही है, रैशेज़ हो जाएंगे एंड जैसा हमने कहा ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। सो इस केस में तो कंप्लीट आइसोलेशन चाहिए क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है। सो वी शुड कवर द माउथ एंड नोज़ एंड वैक्सीनेशन होती है इसकी, तो वो कराना है। देन मीज़ल्स है, मीज़ल्स भी किसकी वजह से है, वायरस की वजह से। सिमिलर सा है, स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही होगा, वही सेम, फीवर, सोर थ्रोट एंड स्पेशली रेडिश रैश ऑन द नेक एरिया, नेक वाली एरिया पर, गर्दन पर रेडिश
रैशेस देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ ईयर एंड अदर स्किन, पूरी स्किन पर बेसिकली फैल जाता है हाथ पैर पे, बट यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगेन सेम चीज़, आइसोलेशन करना है, कवरिंग द माउथ एंड नोज एंड मेंटेनिंग अ गुड हाइजीन एंड स्पेशली वैक्सीनेशन कराना इंपॉर्टेंट है। देन टीबी हो जाए किसी को, ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू बैक्टीरिया। एजेंट क्या है इसका? कॉजल एजेंट जो है दैट इज़ बैक्टीरिया। कहाँ प्रॉब्लम है? लंग्स में। व्हाट आर द सिम्टम्स? कफ होगा, फीवर होगा, फटीग हो जाएगा, थकावट हो रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग रही है, एंड नाइट स्वेट, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है पसीना आ रहा है। ओके, सो कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको टीबी है, तो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो कफ कोल्ड करेंगे, जैसे ही खांसेंगे, तो पक्का वो जो बैक्टीरिया है वो दूसरे को भी फैलेगा। देन हमेशा वी शुड कीप आवर नोज़ एंड माउथ कवर्ड, and maintaining a good hygiene is at most important apart from being vaccinated. Then the disease which are caused due to or spreading basically due to contaminated water or food. हेपेटाइटिस ए हो जाता है किसकी वजह से? वायरस की वजह से। कहाँ प्रॉब्लम होगी? लिवर में। सिम्टम्स क्या है? वही फटीग, फीवर एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि वाटर जो है वो बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, वैक्सीनेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही। देन कॉलेरा बैक्टीरिया की वजह से होती है, इंटेस्टाइन में हो रही है, डायरिया हो जाएगा, एंड डिहाइड्रेशन, उल्टियाँ और डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उल्टियाँ हो जाएंगी, लूज़ मोशंस हो जाएंगे। सो पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन है ही, बाकी घर का अच्छा सा खाना खाना चाहिए, बॉइल्ड खाना खाना चाहिए, ठीक है। देन टाइफॉइड भी सिमिलर सा है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है, और ये सब उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, एंड ये सब उसके सिम्टम्स हैं। सेम गोज़ फॉर एस्केरियासिस, राउंड वर्म्स की वजह से जो होता है, वर्म्स की वजह से होता है, इंटेस्टाइन में हो रहा है, दीज आर द सिम्टम्स, दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। सेम डिसीज़ विच आर कॉज ड्यू टू इंसेक्ट्स, वेक्टर जो हमने पढ़ा था इंसेक्ट्स, तो उसकी वजह से मलेरिया आपको पता ही है, मस्कीटो की वजह से होता है, एनोफिलीज जो फीमेल मस्कीटो हैं। सो हाई फीवर हो जाएगा, एंड मस्कीटो से बचाना है खुद को, ठीक है। और ऐसी जगह जहाँ ब्रीडिंग हो रही है वहाँ नहीं रहना है, या स्टैग्नेंट वाटर नहीं रखना चाहिए। फिर डेंगी हो जाएगा, डेंगी भी वही वायरस की वजह से हो रहा है, एंड मस्कीटो वगैरह वही सेम सिमिलर सा ही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग एंड दिस चैप्टर इज़ क्लियर। थोड़ी सी लेंदी वीडियो हो गई, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इन दिस चैप्टर हमने एक्टिविटीज़ को भी कवर किया है, सो दैट वो इम्पॉर्टेंट है, एंड इफ़ इट कम्स इन योर एग्ज़ाम यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो and you understood the chapter as well, and it was helpful for you. Make sure to subscribe the channel if you haven't done yet. Make sure to share it with your friends, and we'll see you in the next one. We'll start another chapter in the next video. Till then, keep watching and keep studying.